नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह। स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। स्टॉक मार्केट में लगातार दूसरे महीने पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब मार्च के बाद अप्रैल में भी सेंसेक्स निफ्टी में हरियाली देखने को मिल रही है। इससे पहले फरवरी में लगातार 5 महीने करेक्शन देखने को मिला। अभी जो बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो ट्रेड वार को थोड़ी राहत उस दिशा में देखने को मिल रही है। चीन और अमेरिका में थोड़ी राहत, जो टेंशन बढ़ रही थी वो थोड़ा सा कम हो रहा है। साथ ही एफआईएस की जो वापसी हुई है घरेलू बाजार में, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। ये सारे ट्रिगर हैं। आगे बाजार की दिशा कैसी रहेगी, दशा कैसी रहेगी, कौन से सेक्टर फोकस में है, क्योंकि अर्निंग सीजन भी है और भी कई ट्रिगर हैं। हमारे साथ इस वक्त जो बातचीत करने के लिए गेस्ट जुड़ गए हैं वो ओमनी ओमनी साइंस कैपिटल के डॉक्टर विकास गुप्ता जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा सर, बाजार में जो हरियाली लौटी है और एफआईआई की जो खरीदारी में हम देख रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? क्या बताना चाहेंगे आप हमें इस बाजार के इस सिनेरियो को देखते हुए? पहले भी क्यों बिकवाली हो रही थी इसका कोई बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है। हम्म। लेकिन इंडिया का मतलब कोई फैक्टर नहीं था उसमें हम्म। कि इंडिया की इकोनॉमी खराब है या मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है। वो प्रोबेबली इलेक्शन से रिलेटेड था, यूएस इलेक्शन से, कि भाई क्या होगा, कौन आएगा, फिर उसकी क्या पॉलिसीज रहेंगी। जी। तो जैसे वो पॉलिसीज निकली, वो कोई बहुत अच्छी नहीं भी निकली, राइट। हम्म। लेकिन फिर भी जब सामने वो क्लैरिटी आ गई कि भाई टैरिफ है और इतना है और ये है और इस कंट्री पे ये है, जी। उसके बाद में उनको क्लियर हो गया कि भाई अब ग्लोबल मार्केट से बाहर रह के फायदा नहीं है। मतलब उनके लिए आउटसाइड यूएस ग्लोबल मार्केट है, तो वी आर पार्ट ऑफ दैट, है ना। तो वो लोग फुल उससे ग्लोबल मार्केट्स में आ गए, यूरोपियन मार्केट्स भी, इंडियन मार्केट्स भी। और अगर आप देखेंगे एमर्जिंग मार्केट्स जिसको बोलते हैं, जी। तो यूरोप, जापान वगैरह डेवलप्ड मार्केट्स हो गए। और उसके बाद जो इंडिया, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, ये सब को बोलते हैं एमर्जिंग मार्केट्स। जी। तो इमर्जिंग मार्केट्स में आज सबसे स्ट्रांग इंडिया का ही पोजीशन है, जो हम्म। 6 महीने पहले भी थी। जब हम्म। बिकवाली हो रही थी तब भी थी। तब भी सब क्लियर प्रोजेक्शन था कि भाई इंडिया 6.5 6.8% के रेंज में इस साल, अगले साल और 2027 तक ये नंबर्स हैं। और बाकी आसपास कोई भी टॉप 10 इकोनॉमी नहीं है जो कि आसपास भी है। चाइना क्लोजेस्ट है जो 4 पॉइंट समथिंग, बाकी सब कंट्रीज तो 1-2% पे हैं। तो उस हिसाब से क्लियर है कि भाई इंडिया में आना ही आना है जी। और लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। इन बिटवीन ये सब एपिसोड चलते रहेंगे, आगे भी चलेंगे। तो जो ये फरवरी तक हमने 5 महीनों का लगातार जो करेक्शन देखने को हमने देखा, उसकी शुरुआत स्टार्टिंग जो हम अक्टूबर से बात करें, क्योंकि सितंबर में आखिर में रिकॉर्ड हाई बना, उसके बाद सितंबर से करेक्शन शुरुआत उसकी हुई हाई वैल्यूएशन के ट्रिगर से। उसके बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन के बाद टैरिफ वाला मैटर आया। और वो कम, अब आपको कैसा लग रहा है कि टैरिफ वाला जो कंसर्न था, जो हमें लग रहा था, अब पिक्चर एकदम पूरा क्लियर है? अब वो धीरे धीरे जो करेक्शन था, जो बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता जा रहा है, उसका प्रेशर कम होता जा रहा है। ऐसे में आप सेंसेक्स निफ्टी के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या देख रहे हैं, क्या लेवल देख रहे हैं आप, किस दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं? सेंसेक्स का नंबर्स मुझे थोड़े याद हैं। तो हम्म। जैसे सेंसेक्स का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर जो बोलते हैं, हम्म। वो 2025 में रफली 4,000 के करीब है। जी। और अगर हम मल्टीपल देखेंगे, पी मल्टीपल, हमारा लास्ट 5 से 10 साल में 25 का एवरेज रहा है। हम्म। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, हम्म। 25 का एवरेज है लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 10 ईयर्स। हम्म। तो अगर वो लेवल वापस आता है, और वो हम्म। लेवल एक इंटरेस्ट रेट्स सिनेरियो के हिसाब से है, हम्म। तो अगेन हम आगे इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जा रहे हैं, यानी लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं। जी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है इंडिया का। उस हिसाब से अगर आप देखोगे और वापस 25 का आता है, तो हम्म। 1 लाख भी सेंसेक्स हो सकता है। ओके, हम्म। अब हो ही जाएगा, कब होगा ये सब नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2025 के ईपीएस ऑफ 4,000 के हिसाब से 25 का मल्टीपल लगाओ तो आप 1 लाख आता है। ठीक है। तो अभी जब बाजार की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सेंटिमेंट घरेलू ट्रिगर की बात करें, तो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रहा है, वो पहलगाम के जो दर्दनाक हादसा हुआ, आतंकी हमला हुआ और उसमें लोगों ने जान गंवाई, उसके बाद जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, इसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं शेयर बाजार के नजरिए से? और ये कितना बाजार को इम्पैक्ट, इस पे असर डाल सकता है? देखिए, अभी जब तक स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक तो सब अच्छा है। हम्म। जैसे ही स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली एक पैनिक क्रिएट होता है।
जी। और पैनिक इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, हम्म। उसमें से कोई एफआईज हैं। अब हम्म। वो, और वो भी सब एफआईज की बात नहीं करूं, पर किसी जी। किसी एफआई का मैंडेट होगा कि भाई जहां पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, जी। जहां पे वॉर चल रही है, तो हम्म। उनका शायद मैंडेट होगा कि भाई आपको नहीं रहना है वहां पे, वहां हम्म। पे आपको एग्जिट करना ही है। हम्म। राइट। तो उस तरीके से एक ग्रुप होगा जो इमीडिएटली सेल करेगा। उस सेल हम्म। के वजह से आपको एक इमीडिएट ड्रॉप तो दिखना ही है। हम्म। ये आई कैन नॉट गारंटी, बट मोर और लेस आप समझ लो कि लाइक्लीहुड इसका ज्यादा है कि ऐसा होगा। हिस्टोरिकली अगर देखें सर तो आंकड़ा यही है ना कि वॉर के बाद रिकवरी अच्छी दिखी है इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद से। अगर हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं, इसमें एक सेक्टर बहुत ज्यादा फोकस में है सर, डिफेंस। लगातार उसमें जब से ये बढ़ रहा है मामला, तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा वहाँ सेक्टर में पूरे, चाहे वो मझगांव डॉकयार्ड हो या जो भी शिप बिल्डर्स हो, सब अच्छे अच्छे खासे गेन दिख रहे हैं। आपका क्या नजरिया है सर डिफेंस सेक्टर पे स्पेशली? नहीं, बिल्कुल। सी, इससे ट्रिगर होता है जी। थिंकिंग के ऊपर, और सिर्फ हमारी थिंकिंग या क्लाइंट इन्वेस्टर की थिंकिंग नहीं। जी। हम अपन बात कर रहे हैं इवन कैबिनेट की थिंकिंग, बजट की थिंकिंग। हम्म। राइट। अभी हम्म। तक जब ये इंसिडेंट नहीं हुआ था तो एक पेस से हमारा डिफेंस बजट एलोकेट हो रहा था, जो कि काफी अच्छा हैवी था, और हर साल इंक्रीज हो रहा था सिग्निफिकेंटली, काफी स्ट्रांग फोकस था। हम्म। लेकिन इससे वो स्ट्रांग फोकस बहुत और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया। हम्म। आप सोचिए, अब सडनली आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले बैठ के एनालाइज कर रहे हैं कि भाई हम कितने पीछे हैं, ये हमारा स्क्वाड्रन इतने होने चाहिए थे, ये हमारी फ्लीट इतनी होनी चाहिए हम्म। थी शिप्स की, वगैरह वगैरह। और ये अब हमें अर्जेंटली चाहिए। राइट, हम्म। बिकॉज ऑफ द वॉर, वो जो नेक्स्ट 5 इयर्स का था वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 साल में हो जाए। जी। जी। ऐसा प्रेशर अभी क्रिएट होगा और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हम्म। तो तो अभी अभी सर अगर मैं डिफेंस के अलावा एक सेक्टर बहुत फोकस में, मतलब काफी सारे अर्निंग सीजन की वजह से काफी सारे सेक्टर फोकस में हैं, लेकिन मैं स्पेशली आईटी और बैंकिंग की बात करूं, तो दोनों ने नतीजे लगभग लगभग सारे जो प्रमुख जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। आप किस पे ज्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इस मौजूदा मार्केट में? हमारे लिए फॉर लास्ट 1 ईयर करीब बैंक्स वन ऑफ द प्राइमरी फोकस एरियाज रहा है, हम्म। और आगे भी रहेगा। जी। तो मैं, आप सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें जो दिख रही है वो बैंक्स में ही दिख रही जी। है। आईटी हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं इस समय, हम्म। क्योंकि यूएस मार्केट से लिंक्ड है, यूएस हम्म। इकोनॉमी से, रादर नॉट जी। मार्केट। और टैरिफ की वजह से यूएस इकोनॉमी का नियर टर्म में क्या होगा नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में, ये हम्म। आपका बोलना मुश्किल है। हम्म। उस वजह से जो ऑर्डर आएंगे आईटी को, वो भी बहुत अनसर्टन हो गए। हम्म। ठीक है, नियर टर्म में। हम्म। एंड दैट नियर टर्म मतलब 2 साल भी चल सकता है। तो इसलिए हमें, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी उतना है नहीं आईटी में। हम्म। वाइल बैंक्स में देखोगे तो क्रेजी ग्रोथ आ रही है, शायद वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स, हम्म। ओके, अक्रॉस सेक्टर्स। एंड इट इज एक्सट्रीमली चीप कंपेयर टू जो हिस्टोरिकली होता है, हम्म। क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए इस ग्रोथ के हिसाब से। अगर मैं सेंसेक्स और इक्विटी मार्केट और मैं बुलियन मार्केट का कंपैरिजन देखें सर, तो आपने जैसे देख रहे हो कि 1 लाख की तरफ सेंसेक्स बढ़ भी रहा है, और 24 कैरेट का जो सोना है उसका भाव भी 1 लाख पहुंच गया सराफा मार्केट में। अभी आपके लिए टॉपिक क्या है कि गोल्ड में की तरफ बढ़ना चाहिए ईटीएफ की तरफ के थ्रू, या जो जैसे भी लगे उस तरफ, उस असेट की तरफ बढ़ना चाहिए, या इक्विटी में ही एक सोच समझ के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? देखिए, गोल्ड तो ऑलरेडी काफी रैली कर लिया। जी। इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं करेगा, जी। लेकिन उसका प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। जी। उसमें कोई फंडामेंटल्स है नहीं, हम्म। कोई गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है या क्यों नीचे जा रहा है। हम्म। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम रिस्क क्या रहता है कि बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे हम्म। इंडिया का आरबीआई, यूएस का फेड, इन हम्म। सबके पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है गोल्ड की। हम्म। अब कौन कब इसको निकाल दे मार्केट में, हम्म। वो आप बोल नहीं सकते। जी। अगर कोई निकालना शुरू कर दे तो मार्केट गिर भी सकता है। और अगर कंटिन्यूड बाइंग रही ईटीएफ्स वगैरह की वजह से, जिनको फिजिकल बैक गोल्ड चाहिए पड़ता है, तो वो ऊपर जाते जाएगा। हम्म। ठीक है। एज अपोज टू दैट, हमें इक्विटी मार्केट समझ में आता है, भाई इतनी अर्निंग्स है, इतनी अर्निंग्स आने वाली है, इतनी ग्रोथ है, उस हिसाब से वैल्यूएशन ये है। तो कब उसमें एक वैल्यूएशन का लेवल का कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मूला है, हम्म। मैथमेटिक्स है। हम्म। उसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि भाई अभी चीप है इसको लिया जाए, और हम्म। अभी एक्सपेंसिव है इसको बेचा जाए। हम्म। ये हम गोल्ड में नहीं कर सकते। अच्छा। और लॉन्ग टर्म में कोई वैल्यू ऐड करती नहीं है गोल्ड। जी। तो आपको 5, 10, 20% मैक्सिमम आपको रखना है
तो हम्म। आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। हम्म। अदरवाइज कि भाई मैं पूरा गोल्ड में चले जाऊं, हम्म। 50% गोल्ड और ये सब, ये नहीं, हमारे ये नहीं है। सवाल इसलिए आया सर क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखें, सालों को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि 2019 से अब तक डबल हो चुका है बिल्कुल। जो सोने का भाव है, काफी श्योर। ज्यादा तेजी से भाग रहा है। इसलिए सवाल आ रहा था। नहीं सर नहीं। सबसे आखिर में सवाल जो है मेरा वो प्राइमरी मार्केट को लेकर है। सर इक्विटी मार्केट में तो हलचल है ही, लेकिन एथर एनर्जी आईपीओ के साथ अब प्राइमरी मार्केट में भी कंपनियां आप लॉन्च, क्या आपको लगता है इसके साथ ही, एथर एनर्जी के साथ ही आईपीओ का लॉन्च होना, क्या फ्लो अब मेंटेन हो जाएगा या अभी कंपनियां वेट करेंगी? कैसा लगेगा, आप ओवरऑल आपको कैसा क्या लग रहा है पूरा प्राइमरी मार्केट को देख के? नहीं तो अब ग्रीन शूट्स जैसे आपने कहा, हरियाली आ गई है, अगर हम्म। हरियाली कंटिन्यू होती है, अभी थोड़ा सा एक वॉर के वजह से थोड़ा सा वेट करेंगे लोग, है ना। हाँ। लेकिन एज सुन एज वो वॉर वगैरह या तो हो जाता है स्टार्ट और एक्सेप्ट हो जाता है मार्केट को, और वो डायरेक्शन वापस पकड़ लेता है, हम्म। देन तो प्राइमरी मार्केट विल बी वेरी स्ट्रांग। जी। तो काफी पाइपलाइन लगी रहेगी हम्म। और आईपीओज होते रहेंगे। आपका आपका किसी किसी आईपीओ का इंतजार है इस साल का? आपका कोई ऐसा वेट है कि आप, मैं इस कंपनी को वेट कर रहा हूँ, आईपीओ लॉन्च होगा तो मैं देखूंगा उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। एक्चुअली थोड़ा सा आईपीओ पे ये होता है कि भाई हम आईपीओ के समय कुछ नहीं करते हैं। हम्म। जब लिस्ट हो जाए कंपनी और हाँ। थोड़े साल, आई मीन थोड़े महीने हो जाए कम से कम, हम्म। तो हम फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अब ये जब जब न्यूज़ में नहीं है तब उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हाँ। कोई चीज़ न्यूज़ में है तो हमें लगता है वो शायद ओवर वैल्यूड होगी, हम्म। और जो अब न्यूज़ के बाहर है वो शायद सस्ती है। तो जब हम ठीक ले है। लें और जब न्यूज़ आएगी बेच दें। तो सर आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई कि निवेश का अगर जो भी आप कदम उठाना चाह रहे हैं, मतलब दर्शकों के लिए ये है कि जो भी आप कदम उठाना चाह रहे हैं तो समझ के उठाइए, क्योंकि सिनेरियो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जिस दिशा में बढ़ रहे, चाहे सोना हो चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, सोच समझ के और अपने 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 पर्सनल जो एडवाइजर हैं, वेल्थ एडवाइजर, उनसे बिल्कुल। सलाह करके निवेश करें। बिल्कुल। थैंक यू विकास सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। प्लेजर।